हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी को, समझेंगे अच्छे से और आगे रेट लॉ का इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट, मतलब उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल participate in elementary reaction। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी इज theoretical concept। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होगी। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर 1 2 3 and cannot be negative, फ्रैक्शनल, और ये कभी नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है, और जीरो भी नहीं होगी, एंड जीरो। और चौथी बात इसकी लिखना चाहें तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन तुमको पता है, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसमें मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। जितना ऑर्डर होगा उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी होगी। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? बिकॉज effective collision between 3 molecule, more than 3 molecule is rare। एक से पार्टिसिपेट कर मॉलिक्यूलरिटी क्या बोल रहा है? 3 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, 2 एक दूसरे के टच में आ जाएंगे, तीसरा भी एक दूसरे के। लेकिन अगर मैं 4 स्पीशीज को एक साथ रिएक्ट करवाऊँ तो ये चारों एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। एक 2 से टच कर रहा है, ये वाला इन दोनों से टच कर रहा है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट था, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इधर लिखवाए हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। बेसिकली ये इंटीजर, इसकी वैल्यू इंटीजर होती है। मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, सही बात भी है।
क्योंकि या तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा या दो, ऐसे थोड़ी होता कि एक मॉलिक्यूल दूसरे आधे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसी कुछ बात होती नहीं है। और नेगेटिव फ्रैक्शनल जीरो होगा नहीं। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी पावर होती है, जितनी पावर मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है वही पावर में जाते हैं। मतलब जो, अरे यार, एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट कैसे लिखते हैं? रेट के ए पावर 1 बी की पावर 1, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखी जाए तो 2 है और ऑर्डर भी कितना आ रहा है? 2। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी समझ में नहीं आया है तो सब कंसेप्चुअल अभी मैं समझाऊंगा, तो इतना नोट करो। इतनी चीज़ें नोट करो, नोट हो गई होंगी। तो मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली हमने अभी तो हमने थ्योरेटिकल समझ ही लिया है, काफ़ी कुछ लिख लिया है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, लेकिन और अच्छे से समझेंगे। सपोज दैट एक रिएक्शन है ए प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट गिव कर रहा है तो इसका रेट लॉ लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? रेट, तो इसका रेट लिखेंगे कि ए की पावर x बी की पावर y, क्योंकि इधर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा मतलब, और ये रेट लॉ बार से एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ए प्लस बी, अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की, तो देखो दो मॉलिक्यूल, 2 + 1, मॉलिक्यूलरिटी 2 + 1 कितना है? 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। अगर मैंने सेम यही रिएक्शन मैंने इधर लिखी ए प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, अब आगे लिख दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी है? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इधर रेट कैसे लिखेंगे? रेट अब के कंसंट्रेशन ऑफ रेस्ट टू पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट टू पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट हम इसी तरह लिखते हैं, बिल्कुल। अब मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर इसमें कितना आ रहा है? 2 + 1 3, पावर को ही ऐड करते हैं। और अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो देखो भैया 2 और 1 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी? 3। अगर मैं एक और कंसेप्ट बताना चाहूँ तुमको तो बता सकता हूँ, ए प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट। अगर इधर प्रोडक्ट मिला, देखो मैंने बताया भी था एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना भी ऑर्डर होता है उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी आती है, ये इधर प्रूफ भी हो रहा, ठीक है। ऑर्डर 3, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3। अगर मैंने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया तो रेट लॉ किस तरह लिखते थे? रेट लॉ लिखते थे के, इसको लीव कर देते थे ए की पावर 1। अब इधर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 1। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इधर कितनी आ रही है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? 2 और 1 3, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी इधर आ रही है 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर की, तो देखना मैं बात कर रहा हूं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ ऐसे, लेकिन तुमको पता तो चल गया होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता कर लेना, पता चल जाएगी मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली। तो अमोनियम नाइट्रेट टूटता है N2 + H2O में, N2 + 2 H2O में। तो इधर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 1 है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है। अगर मैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करूं, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करूं तो H2 + I2 गिव्स 2HI।
अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं बात करूं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो क्या होगा, 2NO प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2NO2। इधर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है, बेसिकली 3 आ रही है, क्योंकि 2 NO के मॉलिक्यूल हैं, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होती है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 होती है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और वो टीचरों के लिए है, सिंपली हायर एजुकेशन के लिए, मतलब वो सही रहेगा। तो इधर पढ़ाना तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट होगा और मेरे लिए सर में पत्थर मारने के जैसा रहेगा, तो उसको डीप करते हैं। और वो अपने सिलेबस से बहुत दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, क्वेश्चन दूं अगर तुमको, क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, पहला ऑप्शन हाफ, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन -2, डी ऑप्शन √2 और ई ऑप्शन भी लिख लो 0। चलो, तो मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर, ये पॉइंट लिखवाया था। और कैनॉट बी 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल, ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो -2 है, फ्रैक्शनल है, ये मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। 2 यही हमारा ऑप्शन है। नेगेटिव मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। और इरेशनल तो मतलब ऑर्डर भी नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन वैसे कट गया। और मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, लिखो इसको। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब इतने हल्के क्वेश्चन, खाली तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इतने हल्के क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में नहीं, ये इवन अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये छोटी छोटी सी बातों में क्वेश्चन आते हैं कि तुमने कुछ पढ़ा है, मतलब ये बेसिक है, इसमें कुछ खास हार्ड एंड फास्ट रूल ना लगा है, ना कोई फॉर्मूला लगा है, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर चीज़ें पता होंगी तो आंसर लगा दोगे तुरंत, नहीं पता होंगी तो छोड़ना पड़ेगा। तो आई थिंक तुमने पहली स्लाइड में ये सब सीख लिया था, पहली स्लाइड चल रही है अभी तक। और पहली स्लाइड में एक पॉइंट लिखना भूल गया, मॉलिक्यूलरिटी, एक पॉइंट और लिख लेना, मॉलिक्यूलरिटी में एक पॉइंट लिख देना और ऐड कर लेना। टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखें और उसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर एग्जामिनर जानबूझ के पूछता है तुमसे कि नहीं भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, उसी के बस मॉलिक्यूल देख लो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोल देना, वही आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा। लेकिन बेसिकली मीनिंगलेस होता है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है। क्वेश्चन देख लो इसी पॉइंट पर, F2 प्लस
y2 to xy, x2 gives 2x, और ये क्या है, स्लो है। 2x प्लस y2 gives 2xy, ये कैसी है, फास्ट है। फाइंड ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो देखो इसकी दोनों ये सब स्टेप दिए हुए हैं। ये कैसा, ये तो मेन रिएक्शन है, ये स्लो है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताओ। तो इसकी है एक ही H2 का एक ही मॉलिक्यूल है। इसमें देखो फास्ट रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है। इंडिविजुअल स्टेप के लिए देख रहे हैं हम, इंडिविजुअल स्टेप के लिए तो 2 मॉलिक्यूल इधर है, 1 मॉलिक्यूल इधर है, 3। लेकिन हमसे पूछा ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी वैसे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मैंने बताया है, क्या बताया है, मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होती है। अगर लेकिन एग्जामिनर अड़ जाए तुम्हारे सामने, बोले बताना पड़ेगा, तो बोलना सुनो, जो भी स्लो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है वही ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी होगी, मतलब 1 होगा इसका, और ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। और ये बेसिकली स्लोएस्ट स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की क्या बता देना है, मॉलिक्यूलरिटी बता देना है। सिंपल। अभी तक कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ पढ़ा नहीं है, ना कुछ ऐसा कि भाई मतलब कुछ तगड़ा अभी तक नहीं पढ़ा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी को अच्छे से ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन है, लिखा है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। अब इसकी मैकेनिज्म गिवन है, मैकेनिज्म क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है A2 गिव्स 2A, सेकंड ये कैसी है, फास्ट, A प्लस B2 गिव्स AB2, ये कैसी है, स्लो है। थर्ड AB2 प्लस A गिव्स 2AB, ये कैसी है, फास्ट, ये भी फास्ट है। फाइंड ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फाइंड ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमको ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी बतानी है, तो देखो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पहले स्टेप की क्या है, 1 है। स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2 है। और इस फास्ट की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इस स्टेप की 2 है। 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी पूछ लिया है एग्जामिनर ने, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, तो भैया स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बता देना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इधर कौन है, ये वाला, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 ही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। आई थिंक इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करो। ये अभी तक बिल्कुल हल्की हल्की बातें चल रही थी, मॉलिक्यूलरिटी पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम चलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी हेडिंग डालो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
बेसिकली ये क्या होते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? देखो, जिनका ऑर्डर एक हो और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 या 3 हो, मतलब 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलरिटी जिसकी 2 और 3 हो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वैसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इनकी दूसरी बात, एक रिएजेंट बर हमेशा एक्सेस में लेंगे, ठीक है। जैसे ऑर्डर सूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इधर ऑर्डर कितना लेना है तुमको, ऑर्डर इसका होना चाहिए 1 और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, या तो 2 या फिर 3, सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, एक रिएक्शन की, हाँ, वन रिएजेंट इज इन एक्सेस, एक रिएजेंट किस में होगा, एक्सेस में होगा, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं, एक एग्जाम्पल से समझाऊं तुमको, a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट मिल गया, और 2b है जो एक्सेस में है, एक्सेस में गिवन है। तो हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट तो लिखना आता है, अगर एक्सेस में है तो उसको हटा दो, a की पावर 1। तो ऑर्डर इधर कितना आ गया, अरे भैया ऑर्डर 1 आ गया, ऑर्डर कितना आ गया, इधर ही से तो चेक करोगे पावर, ऑर्डर 1 आ गया। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताओ, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं भैया, 2 मॉलिक्यूल ये हैं, एक्सेस से कुछ नहीं लेने देना। मॉलिक्यूलरिटी सिंपली बोलता है चाहे एक्सेस लो चाहे जो लो, हमको तो इतना बता दो कि भैया टोटल मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन में। तो 2 और 1 3, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी, 3, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 आ जाएगी। तो इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एनसीईआरटी पे जाऊं तो वो 2 एग्जाम्पल देता है जिसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलता है। मैं चाहता हूं वो दोनों एग्जाम्पल मैं कवर कराऊं, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि कवर कराने चाहिए, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल, एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक है और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इतना नोट डाउन कर लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही कहानी चलेगी अभी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो पहला पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से तो जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक मॉलिक्यूलरिटी एक ऐसा टॉपिक था जिसको मतलब थोड़ी जल्दी भी पढ़ा दें उसको, थोड़ी उसमें जल्दबाजी भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सब थ्योरेटिकल है, माइंड में होंगी बातें, हो जाएगा क्वेश्चन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होता है, तो देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या, CH3COO C2H5 ये एस्टर है एक, प्लस अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें वाटर के प्रेजेंस में तो इधर क्या आता है, एक तो बनेगा CH3COOH और एक बनेगा C2H5OH। देखो प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं डायरेक्ट अभी याद रख लो, ये सभी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वगैरह ऑर्गेनिक में तुमको प्रोडक्ट बनाने आ जाएंगे। सिंपली अभी समझना है, क्या समझना है, सिंपली कुछ नहीं समझना है कि 2 प्रोडक्ट बने हैं और इसको ले लिया है, अगर मैंने एक्सिस में, वाटर क्या है एक्सिस में, तो रेट किस तरह लिखेंगे, रेट लिखेंगे कि और एस्टर CH3COO C2H5 इसकी पावर कितनी है 1। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर कितना आ रहा है इसमें 1। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो बेसिकली कितनी आ रही है 2, क्योंकि एक 2 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इधर आ रही है 2। पहला एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का है और दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दूसरा क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दूसरा है इन्वर्जन ऑफ
केन शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? केन शुगर का फॉर्मूला है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अगर मैं इधर वाटर डालूं तो इधर से दो प्रोडक्ट बनेंगे, C6H12O6 और दूसरा C6H12O6। डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेबोरोटेटरी, ये तुम समझो कहाँ समझोगे? तब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी सिंपली इसको लिख लो। एक है ग्लूकोज, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज, और ये है केन शुगर। वाटर को मैंने किस में लिया है? एक्सेस में। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूँ, तो रेट लॉ होगा के C12H22O11। यही है इसका रेट लॉ। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर तो इसमें सिंपली 1 आ रहा है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो देखो बेटा, एक तो क्या है? केन शुगर का है C12H22O11 एक, और एक है वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी बेटा? 2। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आने वाली है 2। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था सूडो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम मूव करेंगे सबसे मतलब हॉटेस्ट टॉपिक पर, मतलब उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब इधर से तो अभी तक जो पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। किसी को नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना देगा, लेकिन 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन जीरो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में भी बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर से पूछा जाता है, लेकिन जीरो ऑर्डर से भी कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्या पता है इस साल जीरो ऑर्डर का ही क्वेश्चन आना हो। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब पढ़ना हमारे लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चल रहे हैं अपने अच्छे टॉपिक पर। इधर न्यूमेरिकल्स तुमको अच्छे देखने को मिलेंगे, थोड़ी दिमाग भी यूज़ होगा और मज़ा भी आने वाला है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। तो सपोज दैट एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, ए गिव्स बी। अगर टाइम एट टी बराबर 0, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 0 और प्रोडक्ट इनिशियली तो कुछ बनता है नहीं। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो एट टी बराबर टी पर ए नॉट, कुछ रिएक्टेंट क्या हो, कुछ मोल डिसोसिएट होंगे। मतलब एक्स मोल मान लिया मैंने, डिसोसिएट हो गया। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 की है, तो इधर एक्स मोल अगर इससे टूटेगा तो एक्स मोल इधर क्या होगा? बनेगा। अगर मैं रेट लिखने की बात करूं, रेट कैसे लिखूंगा मैं? रेट के ए की पावर एन, nth ऑर्डर समझ लो। और अगर मैं दूसरे हिसाब से लिखना चाहूँ रेट को, इस तरह भी लिख सकता हूँ -dA/dt। अगर इतनी बातें समझ में आती हैं तो बताओ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं? सिंपली अभी कुछ नहीं सीखा है, सिंपली कुछ भी नहीं सीखा है। रेट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए की पावर एन, और रेट का दूसरा तरीका ये है कि -dA/dt, इस तरह भी लिख सकता हूँ। मतलब दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, दोनों तरीके यूज होंगे। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि तुमको रेट दोनों इस फॉर्मेट में भी लिखना आना चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में भी लिखना आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, आज हम बेसिकली जीरो ऑर्डर को ही निपटाएंगे। और आज मैं कोई न्यूमेरिकल्स नहीं दूंगा, आज तुमको बस फॉर्मूले हैं थोड़ी, तो उनको थोड़ी दिमाग में बिठा लेना। कल आऊँगा बड़ाबड़ न्यूमेरिकल्स करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है। तो अगर n बराबर 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातें चल रही हैं। तो रेट किस तरह लिखेंगे?
रेट होता है, रेट हमने अभी nth ऑर्डर के लिए लिखा था कि a की पावर n, इस तरह लिखा था हमने। तो a की पावर इधर 0 लिख सकता हूँ। तो रेट किसके बराबर आ गया, k के, क्योंकि a की पावर 0 है। मतलब रेट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। मतलब रेट ऑफ, ये पॉइंट लिख लेना, इधर से क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब तुम चाहे रिएक्टेंट कितना भी बढ़ाते जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रेट आएगा। कंसंट्रेशन तुम दुगना कर दो, तीन गुना कर दो, क्योंकि वो रेट के क्या है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो रेट को फर्क नहीं पड़ता। तुम कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो या 4 टाइम्स कर रहे हो, तो डायरेक्ट एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बताओ इनिशियली रेट इतना था तो फाइनली रेट कितना होगा। फाइनल रेट भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन में देखने को मिलता है, जनरली एंजाइम वाली रिएक्शन जितनी भी होंगी, एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम वाली रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और बोल सकते हो कैटलिस्ट रिएक्शन, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन, ये सभी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। या मेटल सरफेस रिएक्शन, कैटलिस्ट सरफेस मतलब मेटल मेटल सरफेस रिएक्शन, मेटल सरफेस रिएक्शन। अगर इस तरह की रिएक्शन में देखने को मिल जाए तो तुमको सीधे सीधे पहचानना है कि ये मतलब बेसिकली जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है सभी की सभी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक तो एग्जाम्पल दे दूं, H2 प्लस I2 लिखा और मैंने इधर दे दिया सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो 2HI मिला हमको। तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, देखो सनलाइट वाली रिएक्शन है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट के H2 की पावर 0, I2 की पावर 0, मतलब ऑर्डर 0 है। देखो कोई भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेट इंडिपेंडेंट है। अगर मैं एक और बात कर लूँ, चलो 2HI लिया मैंने इधर, और मैंने इधर गोल्ड सरफेस ले लिया, इधर क्या ले लिया, गोल्ड सरफेस ले लिया, गोल्ड सरफेस ले लिया, तो इधर से H2 प्लस I2 बनेगा। और इसका भी अगर रेट लिखने जाओगे ना तुम, रेट तो K2HI, HI की पावर 0 ही रहने वाली है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट डाउन करो। तो आज का लेक्चर एकदम स्मूथली चल रहा है, ऐसा कुछ अभी तक खास देखने को नहीं मिला। चलो थोड़ी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक काफ़ी देर से क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन ही आते हैं हमारे क्वेश्चन मतलब पेपर में, थ्योरी तो कोई पूछने वाला है नहीं, थ्योरी हमको पढ़ना है, सीखना है, उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना सीखना है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी जो पढ़ा है हमने थोड़ी उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, और बस अभी पढ़ा है बिल्कुल, मतलब देखते हैं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक है, मतलब कौन इधर कोई फोकस्ड है या कोई दुनिया में खोया हुआ है। फॉर विच रिएक्शन, क्वेश्चन है, फॉर विच रिएक्शन, फॉर विच रिएक्शन rate is independent of concentration, the rate is independent of the concentration of reactant,
ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला ऑप्शन है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और डी ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FIRST, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो जनरली रेट लिखते थे कि e⁻n। अब उसमें बोल रहा है कि विच रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैंने जीरो ऑर्डर के लिए n0 रखा था तो इधर से रेट क्या आया था, रेट आया था कि e⁻0। तो मतलब रेट किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन के था, किसमें, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। ये क्या है, n बराबर 0, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सब कुछ बुझा रहा है कि तुम लोग ही बुझा गए हो? क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक मैंने लाइट माहौल रखा है भाई, एकदम लाइट, कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक। मेरे हिसाब से मैंने ऐसे कुछ नहीं पढ़ाया। आज का लेक्चर बस ऐसे ही मतलब फुल मस्ती वाला है। कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल रहेंगे, कल तुम्हारी वॉट लगने वाली है। आज सिंपली मौज ले लो, आज तो तुम्हारी मौज ही मौज है। क्योंकि इस लेक्चर में पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है सीखने के लिए। बस एक दो फॉर्मूले और ड्राइव कर दे रहा हूँ अभी, तो याद रख लेना। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कहानी को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, सपोज दैट एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी। ए रिएक्ट करके क्या दे रहा है, बी, ए गिव्स बी। अब इनिशियली टाइम टी पर, टाइम 0 पर A0 था, इधर बी तो कुछ बना नहीं होगा, इनिशियली रिएक्टेंट ही होता है कुछ ना कुछ। जैसे ही टाइम बढ़ेगा, टाइम टी पर, अगर मैं टाइम टी की बात करूं तो कुछ मोल इससे घट गए होंगे, एक्स मोल बन गए होंगे। इतनी बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब ये मत पूछने लगना है एक्स कहाँ से आ गया सर, कहाँ से आ गया भाई। एक्स मोल टूट रहे हैं, और जितने मोल टूट रहे हैं उतने ही मोल हमने बना दिए हैं। तो रेट को लिखने का जीरो ऑर्डर में क्या क्या फॉर्मेट था, देखो इधर से लिखना स्टार्ट करो, डेरिवेशन आगे तक जाएगा। तो रेट को अगर मैं लिखूं तो रेट को मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, एक तो के e⁻n को 0 लिख सकता हूं, माइनस dA/dt। एक ये इसी तरह लिख सकते हैं, चाहे रेट को इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, सेम बात है, मैं बताई थी। इतनी बात मैं बता चुका हूँ, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसको माइनस dA बराबर लिख दूँ, ये तो 0 हो जाएगा, k dt किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस dA बराबर माइनस के dt लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, हाँ देखो, A0 माइनस एक्स को मैं बोल सकता हूँ AT। इसको याद रखना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। A0 माइनस, अगर A0 में से कुछ टाइम बाद एक्स मोल चला गया, A0 माइनस एक्स को क्या मैं AT बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। इसलिए इसको ऐसा करो ना, लिख ही लो, बराबर AT लिख ही लो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ, इंटीग्रेट, तो A0 माइनस एक्स से एक्स जाएगा, A0 से इनिशियली A था,
ए नॉट ए माइनस एक्स तक जाएगा। और टाइम टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए नॉट आएगा, ए नॉट और लिमिट लगा दो ए नॉट माइनस एक्स बराबर इधर से आएगा के टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा माइनस के टी, और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। इतना डेरिवेशन हमारा हुआ। अब इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ए नॉट माइनस एक्स बराबर माइनस के टी और 0 से टी तक लिमिट है। अब मैं इसको ओपन करके लिखूं, ए नॉट लिमिट ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट बराबर के टी, अरे यार बराबर के टी। सही बात है, इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। अरे T2 माइनस T1 कर दो, T माइनस टी तो के टी ही आएगा ना, के टी डायरेक्ट लिख दिया है। ए नॉट से ए नॉट कट गया, अरे भाई माइनस कहाँ से हटा दिया हमने, तो माइनस एक्स बराबर माइनस के टी आ गया, तो माइनस माइनस को हटा दो, एक्स बराबर के टी आ गया। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। ये एक्स क्या माना था हमने, एक्स मतलब कंज्यूम्ड अमाउंट है। एक्स क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट है। एक्स मोल टूट रहे हैं, एक्स मोल बन रहे हैं, मतलब एक्स क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। टी क्या है, टाइम। इतनी बात लिखो। इतनी बात लिख गई होगी आई थिंक। मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। सिंपली कुछ नहीं किया हमने, रेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और सिंपली फिर मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज किया, इस डी टी को इधर भेज दिया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर ये आया है। बस इतना सा डेरिवेशन था, इतना सा हल्का चिट्टी सा डेरिवेशन। अगर मैं देखो इधर से एक चीज़ और लिखना चाहूँ तो ए टी बराबर ए नॉट माइनस एक्स था, ए नॉट माइनस एक्स, ए टी बराबर ए नॉट माइनस एक्स ही तो है। एक्स की जगह मैं के टी लिख सकता हूँ, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। एक फार्मूला ये है जो कि तुमको याद रखना है। दो फार्मूले इधर से निकले हैं, ठीक है। अब हाफ लाइफ और देख लो, हाफ लाइफ और देख लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही चल रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हम देख रहे हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बेसिकली क्या होगा, जब आधा अमाउंट क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो टाइम वेयर 50% ऑफ टाइम वेयर 50% ऑफ 50% टाइम वेयर 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट is reacted टाइम वेयर 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मतलब 50% रिएक्ट कर गया होगा। तो एक्स ही तो अमाउंट क्या कंज्यूम्ड हो रहा था, एक्स ही कंज्यूम्ड हो रहा था, मतलब 50% ऑफ ए नॉट होगा, 50% ऑफ ए नॉट। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स बराबर 50/100 ए नॉट।
बराबर ए नॉट अपॉन 2 लिख सकता हूँ। 1/2 टाइम्स ही कटेगा, मतलब एक्स बराबर कितना आया, ए नॉट बाई 2। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स बराबर के टी, एक्स बराबर के टी, एक्स बराबर हमारा ये आ गया। तो टी हाफ लिख सकता हूँ मैं कि अपॉन एक्स, टी हाफ बराबर एक्स अपॉन के, एक्स अपॉन के। तो टी हाफ का फॉर्मूला इधर से आएगा, एक्स की वैल्यू रख दो ए नॉट बाई 2 के। सही है। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं 100% की बात करूं, अगर x क्या है 100% ऑफ ए नॉट, मतलब 100% रिएक्ट कर गया तो x क्या ए नॉट के ही बराबर आएगा। तो x बराबर हमने पढ़ा है, x बराबर हमने पढ़ा है के टी, टी 100% क्या होगा x अपॉन के। x किसके बराबर है, टी 100 बराबर ए नॉट के, ए नॉट बाई के। तो इन दोनों को देखो अच्छी तरह, घूर घूर कर देखो, दोनों को घूर घूर कर देख लो अच्छे से। तो इसका बेसिकली डबल है, इसका डबल है ये। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टी 100% निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो बस इतनी ये वाला फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला आगे बताया है, एक्स बराबर के टी और ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, वो वाला फार्मूला भी याद रख लेना। बस इतने ही फार्मूले याद रखने हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं जब तक के लिए। तुम मौज करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई भी दबा के करो। जितना पढ़ाता जा रहा हूँ लेक्चर का ड्यूरेशन जानबूझ के एक मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि अपना कोर्स मतलब जितने अपन लोग लेक्चर कवर करते हैं उसमें सब कुछ कवर करना रहता है। तो मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज करता हूँ। ठीक है, कब कितना कैसे पढ़ाना है वो मुझे डिसाइड करना है। कल ज़्यादा मैंने क्या पढ़ा दिए थे, कल ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया था, काफ़ी लोग फैल गए होंगे। तो भाई एंजॉय करने के लिए आज का लेक्चर समझ लो। आज तो कुछ एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाए, जितने करवाए हैं सब पिट्टी पिट्टी क्वेश्चन थे। तो आई थिंक आज का सेशन तुमने एंजॉय किया होगा, मज़ा किया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना।